आज थोड़ी सी बात हम एक्चुअली में कुछ इन दिना मैं पेपर में देख रहा था तो पर्यावरण संबंधी काफी जिक्र हो रहे थे। पर्यावरण इश्यूज आपके सिविल सेवा में बहुत मायने रखते हैं। ठीक है, इस चीज को समझना है। पहली चीज जो आपको समझनी है या पहला मुख्य बिंदु वो है कि केरल पहला राज्य है जिसने जल बजट बनाया। जल बजट यानी कि जल की प्राप्ति और फिर उसकी मांग के हिसाब से मैनेज करना। केरल ने यह सोचा, आप खुद जानते हैं कि सबसे पहले भारत की मुख्य भूमि पर जो मानसून प्रवेश करता है वो केरल में करता है। हालांकि भारतीय भूमि पर तो अंडमान निकोबार में हो जाता, मैं मुख्य भूमि के बारे में बात कर रहा हूं। केरल में प्रवेश करता है तो केरल में इतनी बारिश होने के बावजूद गर्मियों में मतलब कि सूखे की स्थिति का सामना करना पड़ता है और जलाभाव की स्थिति का सामना करना पड़ता है। तो उसने एक बजट बनाया कि हमारे पास बारिश के दिनों में इतना जल है, अब इसको 8 महीने कैसे रखना है। समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ये बहुत महत्वपूर्ण निर्णय है, वरना डे जीरो घोषित करना पड़ सकता है। डे जीरो का मतलब ये होता है कि वो स्थिति कि भाई आज पानी नहीं है, न नहाने के लिए, न धोने के लिए, न खाने के लिए, पीने। समझ में आ रही नहीं है? तो और फिर 1991 में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। 1991 में सुप्रीम कोर्ट में सुभाष कुमार के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय सुनाया कि आर्टिकल 21 में जो जीवन का अधिकार है, उस जीवन के अधिकार में उस जीवन के अधिकार में ही आर्टिकल 21 उस जीवन के अधिकार, उस जीवन के अधिकार में ही स्वच्छ जल और स्वच्छ वायु प्राप्त करने का अधिकार इंक्लूड है। ठीक है ना? ये 1991 में, ये ध्यान रखना, सुभाष कुमार के मामले में। ठीक है ना? तो जाहिर सी बात है कि ये राज्य की जिम्मेदारी बनती है कि जल संसाधना का बेहतर तरीके से नियोजित करें और नियोजन करके विनियोजन किया जाए और उनको सदुपयोग करें। दैट इज केरल इज गुड, नाइस। दूसरी बात है, चेन्नई देश का पहला शहर है जहां भूमिगत जल पूरी तरह से खत्म हो गया। यस, है नहीं? चेन्नई की यह कंडीशन है कि भूमिगत जल पूरा खत्म हो गया है। ठीक है? अब बात करते हैं, भाई भूमिगत जल खत्म हो गया है यानी क्या? एक वस्तु स्थिति यह है कि आप अति दोहन सबसे बड़ी समस्या है। दूसरा कारण यह है कि भारत की 521 नदियां का प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निगरानी की जाती है। उनमें से केवल 198 नदियां ही स्वच्छ जल है, जो अधिकांश से छोटी नदियां हैं। 198 नदियां ही स्वच्छ है, जो अधिकांश से छोटी, गंगा यमुना दैट इज नॉट। समझ में आ रही? छोटी छोटी नदियां। ठीक है। दूसरी चीज, वस्तु स्थिति यह है कि जैसे जल में ज्यादा प्रदूषण होगा, कार्बनिक प्रदूषण ज्यादा होगा, तो उसमें ऑक्सीजन का अभाव हो जाएगा। ऑक्सीजन का अभाव हो जाएगा तो जलीय जीव मर जाएंगे। अब उस जलीय जीव मर जाएंगे, ऐसी नदी को मृत नदी बोलते हैं। तो मृत नदी का के करीब नदियां समझो आप। यमुना को क्या बोलेंगे आप? यमुना को क्या बोल सकते हैं आप? जो चाहे बोल सकते हैं। ठीक है ना? या दिल्ली का नाला बोल सकते हैं, नाला नदी बोल सकते हैं। यमुना की ये कंडीशन है। ठीक है ना? और विश्व में जल संकट के मामले में भारत 13वें स्थान पर है, जबकि आप खुद को पता होना चाहिए कि विश्व की 1/6
यानी कि 1/6वां हिस्सा जनसंख्या का भारत में रहता है। ठीक है ना? तो इस भारत को थोड़ा सा समझना होगा। अब देखिए, मैं आपको कुछ भयंकर प्रदूषित नदियां के बारे में बताता हूं जो आपके जनरल स्टडीज में, विशेषकर पर्यावरण अध्ययन में आपको काम आएगा। साबरमती, खारी और अमलाखेड़ी, ये गुजरात की नदियां हैं जो मरने के कगार पर है। मरने के कगार मतलब इतनी प्रदूषित है। मुंशी आंध्र प्रदेश में है, यमुना दिल्ली, मारकंडा हरियाणा, काली और हिंडन यूपी। आप देखिए, हम नदियां को एक देवी के रूप में पूजा करते हैं, एक जीवित व्यक्ति के रूप में देखते हैं। ठीक है ना? और ये देखने के बावजूद ये कंडीशन है, न्यूजीलैंड ने, साल भर पहले की बात है, न्यूजीलैंड ने अपनी जो तीसरी सबसे बड़ी नदी है वागानुई, न्यूजीलैंड की तीसरी सबसे बड़ी नदी है वागानुई, तो उस वागानुई को उन्होंने एक संवैधानिक रूप से व्यक्ति का दर्जा दिया है। यानी कि उसके वही अधिकार, यानी कि राइट्स है जो न्यूजीलैंड के नागरिक के लिए। न्यूजीलैंड जानते तो हो ना, ऑस्ट्रेलिया के पास, ठीक है ना, ओशनिया महाद्वीप में है। चलिए, और आप विश्वास नहीं करेंगे कि गंगा कितनी स्वच्छ थी, और इसमें जो कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते थे जो इसको गंदा नहीं होने देते थे लंबे समय तक। गंगा का पानी शुद्ध रहता था। ब्रिटिश सेना ले लो, चाहे ब्रिटिश व्यापारी जब वापस जाते थे तो उनको 6-6 महीने लगते थे, तो उनके लिए गंगा पानी लेके ही जाते थे। ब्रिटिश सेना कूच करती थी तो वो गंगा का पानी लेकर जाती थी। वो गंगा आज, ठीक है, आज क्या हुआ था कि मैं एक देख रहा था, डिबेट देख रहा था, अब तो उत्तर चाहिए उसमें, जिसमें एक सपा का प्रवक्ता था। एक्चुअली में इसने योगी आदित्यनाथ ने फैसला लिया है कि प्रत्येक खाने पीने की जो दुकान है, खाने पीने की दुकान का मतलब जहां खाद्य सामग्री कच्ची या पक्की मिलती है, यानी किराना, इंक्लूड किराना की दुकान, समझ में आ रही नहीं यार, वहां सभी दुकानों पर, ठीक है ना, विक्रेता का नाम और एड्रेस दर्शीय योग्य होना चाहिए। ठीक है ना? तो इस मैटर पे डिबेट चल रही थी, क्योंकि इन दिनों 2-3 केस ऐसे उभर के आए हैं कि जैसे कि कोई जूस में पेशाब मिला रहा है या कहीं फ्रूट पे थूक रहा है, ये जहाँ यूपी में देखने को मिला था। तो वहां सपा के प्रवक्ता ने कहा था कि गंगा में तो लाशें तैरती फिर भी तो हम शुद्ध मानते हैं। तो अग्निहोत्री ने कहा था कि गंगा में तो लाशें क्या, कुछ भी तैरती हो, परंतु इस कारण हम पेशाब नहीं पी सकते। ये कोई आपका लॉजिक नहीं हुआ। चलिए, केंद्रीय भूजल बोर्ड, केंद्रीय भूजल बोर्ड ने दिल्ली भूजल का अध्ययन किया है। आप इसको मानिएगा कि दिल्ली भूजल का अध्ययन किया है, जिसमें आर्सेनिक फ्लोराइड इतनी मात्रा में व्याप्त है, यानी कि स्वास्थ्य के लेवल से बहुत ज्यादा ऊपर। आप खुद जानते हैं कि फ्लोराइड से डिफ्लोरेसिस, ठीक है ना, हड्डियां और दांता संबंधी रोग हो जाते हैं। आर्सेनिक से त्वचा, आंख, फेफड़े, किडनियां खराब हो सकती है, कैंसर हो सकता है। और लवणता, वैसे लवणता तो आप खुद जानते हैं कि ज्यादा लवण खाओ तो बीपी बढ़ जाए, पथरी जम जाए। ठीक है ना? आप विश्वास नहीं करेंगे कि कूड़े के 3 पहाड़ बड़े बड़े, जिनके निरंतर ऊंचाई बढ़ती जा रही है। ठीक है ना? अब क्या करते हैं कि ई वेस्ट, संसार में सर्वाधिक ई वेस्ट भारत में आ रहा है, और भारत में सर्वाधिक दिल्ली में आ रहा है। ठीक है ना? तो ई वेस्ट का रिसाइकलिंग करने का तरीका जो है वो प्रॉपर किसी भी दुकानदार के पास कुछ खास वैज्ञानिक नहीं है। जैसे जला दिया, उसमें से धात्विक निकाल दी, ठीक है ना, और बाकी कूड़ा करकट फेंक दिया। तो ई वेस्ट जो है, आप समझ लिए कि सबसे बड़ा कूड़ा करकट के रूप में भी वहां इकट्ठा हो रहा है संसार से आ आकर। समझ में आ रही? चलिए, तो उसमें ई वेस्ट में पारा, कोबाल्ट, कैडमियम, ये बहुत सारा पाया जाता है।
ठीक है। तो इन सब का रिसाइकल होना चाहिए। दूसरी चीज कि जैसे कि हम सड़क बनाते हैं, आप सोचिए कि जैसे हम सड़क बनाते हैं उसके लिए हम भूमि को खोदकर रोड बनाते हैं, तो दोहरा नुकसान। एक तो जो सड़क के लिए जो भूमि अवाप्त की है वो खेती योग्य नहीं रही, अब जहां से खुदाई की गई है वो भी खेती अयोग्य हो रही है। तब ये राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण की प्रक्रिया का एक कानून बना दिया गया है, स्वच्छ भारत मिशन 2.0। अभी 2.0 चल रहा है, जिसके तहत ये बना दिया गया है कि प्राथमिकता जब ये प्रमाण पत्र सड़क बनाने वाला देगा कि अब कूड़ा नहीं बचा है, तो ही उसे जमीन खोदने दी जाएगी। ठीक है ना। आपको पता है कि एक्चुअली में इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण के लिए केंद्र सरकार ने गति शक्ति योजना चला रखी है। गति शक्ति योजना के तहत अभी जो राजमार्ग का निर्माण हो रहा है, उन राजमार्ग के निर्माण के लिए कूड़ा प्रयोग करना जरूरी है। ठीक है ना। ये कुछ बातें हैं जो आपको अच्छी चीज है। फिर एक वाइब्रेंट विलेज योजना के तहत देश भर के 2751 गांवों का चयन हो चुका है। चीन की सीमा पर नेलांग और जादुंग करके दो गांव हैं, ठीक है ना, जो पुणे बसाए गए हैं। ये ध्यान रखना, ये हिमाचल में है, ठीक है ना, उत्तराखंड में, सॉरी। तो नेलांग और जादोंग ये फिर से बसाया गया है। और अब चीनी भी इनको देखकर हैरान है। एक और चीज आपको समझनी होगी कि एक्चुअली में लेह में अब भारतीय सैनिकों की ट्रेनिंग के दौरान उनको चीनी भाषा भी सिखाई जाती है, यानी कि चीनियों को उनकी भाषा में ही जवाब दिया जाएगा। कोई कहता है ना, आपको आपकी भाषा में जवाब दिया जाएगा, ठीक है ना। अब वो हाँ भाषा जाने को नहीं, वे चाचू चाचू करें, वे वैसे ऐसे ऐसा करता है तो कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। तो ये कुछ चीजें हैं। चलिए, ऑल द बेस्ट।